बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है जैव मंडल एवं उसके घटक, जियोग्राफी, पर्यावरण भूगोल का थर्ड चैप्टर, बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स। जीवमंडल में जीवित जीवों के विकास की उपयुक्त दशाएं विद्यमान रहती है। हमें शुरू से पता है कि यहाँ पे इस जीवमंडल में जीवन पाया जाता है। पेड़ पौधों में, जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, जानवरों में, सब में किसी न किसी प्रकार से जीव मौजूद है। तो यहाँ पे जीवन की संभावनाएं मौजूद है। जीवमंडल जंतु और पादपों के जीवन पोषण की एक परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से आवृत किए हुए है। जो जीवमंडल है हमारा, जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं, वो जंतु और पादपों के जीवन की एक पोषण की एक परत है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से या पेड़ पौधों के माध्यम से या धान की फसलें, गेहूँ, चावल, फल आदि के माध्यम से यहाँ जीवन पोषण की संभावनाएं पूरी तरह से मौजूड है। डडले स्टेम के अनुसार जीवमंडल पृथ्वी पर जीवित वस्तुओं का योग है, अर्थात पृथ्वी का ऐसा भाग है जहाँ जीवित वस्तुएं अपना निर्वाह बिना किसी रक्षक साधन के कर सके। डडले स्टेम मोदे का कहना है कि जीवमंडल पृथ्वी पर जीवित वस्तुओं का योग है। जो जीवमंडल है, जिसको अपन जैवमंडल भी कह सकते हैं, ये पृथ्वी पर ऐसी वस्तुओं का योग है, मतलब कि इस भाग में ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है जहाँ पे पृथ्वी का ऐसा भाग है जीवित वस्तु अपना निर्वाह बिना किसी रक्षक साधन के कर सके। यानी कि कोई भी जीवित वस्तु, पेड़ पौधे, जानवर, जंतु जो भी हो, वो अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं, अपना निर्वाह बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी उसके कर सकते हैं। यदि इंसान फल खाना पका के नहीं खाएगा तो वो फल तोड़ के भी खा सकता है। जानवर घास खा के गुजारा कर सकता है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े वगैरह सब इस तरह से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो सब अपना निर्वाह कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा है वेबस्टर के अनुसार, पृथ्वी के परिमंडलों, जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल की वह सीमा जिसमें जीवित वस्तुएं रहती है, जीवमंडल कहते हैं। कौन कौन सी पृथ्वी के परिमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और स्थल मंडल, कौन कौन से जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इसकी वह सीमा। तो हम देखते हैं हमारे आसपास जब से जन्म होता है बालक का, तो इस सबका सामना करता है। वो क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा पर रहकर वायु का भी करता है, जल जल से भी परिचय होता है उसका, और स्थल के भागों से भी उसका परिचय होता है। तो इन सब का उपयोग करते हुए वह इस वातावरण में जीवित रहता है। तो ऐसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल की वह सीमा जिसमें जीवित वस्तुएं रहती है, उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल या जैवमंडल कहते हैं। टीवी के अनुसार जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवित जीव रहते हैं। टीवी महोदय कहते हैं कि जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीवित जीव रहते हैं, जिसमें जीवन, जिस भी जीव में जीवन है, वह जीव कहाँ रहते हैं? जैवमंडल में रहते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंटेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवमंडल के संघटक, कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। जीवमंडल के संगठक को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक संगठक को बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। इसके 3 भाग है: पादप तंत्र, प्लांट सिस्टम, जंतु तंत्र, एनिमल सिस्टम, और सूक्ष्म जीव तंत्र यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम। दूसरा भाग है अजैविक संगठक का, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स का। इसके 3 पार्ट हैं: जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। उसके बाद आता है ऊर्जा संगठक, तीसरे नंबर का पार्ट है, यानी कि एनर्जी कंपोनेंट, जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वो है सौरिक ऊर्जा, सोलर एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो पहले जैविक संगठक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैविक संगठक, इसमें है पहला पादप तंत्र। जीवमंडल में पौधों का सर्वाधिक महत्व होता है। पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जंतुओं के लिए आहार प्रदान करते हैं, क्योंकि अधिकांश जीव है जो शाकाहारी हैं, और जो छोटे मोटे जंतु हैं वो भी शाकाहारी रूप में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो किसी न किसी रूप से वो पौधे पर ही डिपेंड रहते हैं। स्वपोषी हरे पौधे सौरिक ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया से स्वयं आहार उत्पन्न करते हैं।
जो हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश से अपना आहार बनाते हैं। उसके बाद इसका एक पार्ट है आकारिकीय पादप, मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें है अपुष्पोद्भिद या पुष्प रहित पादप। ऐसे पादप, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है और काई है। उसके बाद है बी, सपुष्पोद्भिद पादप या पुष्पी पादप, यानी कि जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। फेनेरोगेम्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पौधे बीजों द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। इनमें नर एवं मादा युग्मक के संयुग्मन में जल का माध्यम आवश्यक है। इनमें शुक्राणु की उपस्थिति के कारण इन्हें स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं, तो इनमें शुक्राणु की उपस्थिति रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। और इसमें नर और मादा युग्मक का संयोजन किसमें होता है? जल में होता है। ठीक है। इसके बाद है ब, पदानुक्रमिक वर्गीकरण। इसमें जो पादप जगत का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं? एक तो संघ यानी कि फाइला, फिर उसके बाद वर्ग, क्लासेस, उपवर्ग, सब क्लासेस, श्रृंखला, सीरीज, कोटि, ऑर्डर, परिवार, फैमिली, वंश, जेनर, जाति, और जाति यानी स्पीसीज। जिस तरह से मानव का होता है कि वो अब कितने भागों में बटा हुआ होता है कि पहले वो मानव है, मानव के बाद वो कौन सी स्पीसीज है, कौन सी जाति का है, कौन से वर्ग का है, कौन सा गोत्र है, कौन सा उपगोत्र है, कौन से परिवार का है, कौन से वंश से है और कौन सी जाति का है। ठीक है। उसी प्रकार पौधे की भी होती है कि पहले संघ होता है, फिर उसके क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिलीज, जेनेरा एंड स्पेसीज। पौधों का वर्गीकरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तापमान, प्रकाश, मृदा में नमी तथा आर्द्रता। तो जलवायु कारक में कौन सी चीज आती है? एक तो तापमान आता है, एक प्रकाश आता है, मृदा में नमी तथा आर्द्रता आती है। मृदा कारक कौन से होते हैं? एडेफिक फैक्टर। मृदा कारकों में उर्वरता, पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा का गठन, संरचना आदि प्रमुख कारक हैं। मृदा कारकों में उर्वरता, पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा का गठन, संरचना आदि प्रमुख कारक है। जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर्स। जैविक कारकों में मानव तथा प्राणी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जैविक कारक मेन जो माने जाते हैं उसमें मानव और प्राणी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक में क्या है? फिजिकल फैक्टर्स में धरातलीय स्वरूप, ऊंचाई, ढाल आदि। ठीक है। उसके बाद आता है जंतु तंत्र, एनिमल सिस्टम, स्वपोषी संगठक और परपोषी संगठक। इनका पदानुक्रमिक जो वर्गीकरण है, स्वपोषी होते हैं स्वयं भोजन बनाने वाले, परपोषी यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने वाले। पदानुक्रमिक वर्गीकरण है वो है जंतु जगत, संघ, वर्ग, कोटि, परिवार, वंश, जाति। यानी कि संघ यानी फाइला, वर्ग यानी क्लासेस, कोटि ऑर्डर, परिवार फैमिली, वंश जेनेरा, जाति स्पेसीज। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव फाइलम प्रोटोजोआ, जिनमें एक सेल पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है, उन्हें एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। पोरीफर्स एक कोशिकीय जंतुओं से अधिक जटिल होते हैं, यानी कि इनमें ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है और उनको एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से ये ज्यादा जटिल होते हैं। बिना उदर वाले जीव यानी कि जिनके पेट नहीं पाया जाता है उनको फाइलम सिलेंट्रेटा बोलते हैं। इस तरह का होता है कि हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल। इसके बाद आता है टोनिफर्स। ये मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं, जो पानी में तैर सकते हैं मुक्त रूप से, उन्हें टोनिफर्स कहते हैं। चपटे कृमि, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। कृमि, चपटे कृमि, फीता कृमि, जिगर कृमि। ये लंबे शरीर के कृमि स्वच्छ जल में रहते हैं, जो परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, और स्वच्छ जल में ये पाए जाते हैं। एस्केहेलमिन्थेस, इसे धागा कृमि भी कहते हैं। ये जल व स्थल दोनों जगह पे मिलते हैं। ये मृदा, जल, आहार नाल, घास की जड़ों, मनुष्य की आंखों में निवास करते हैं। एस्केहेलमिन्थेस धागे के समान एकदम बारीक होते हैं, जल थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ये मृदा जल में, आहार नाल में, घास की जड़ों में, मनुष्य की आंखों में निवास
करते हैं। उसके बाद आता है छल्लेदार कीड़े यानी कि फाइलम एनिलिडा, जैसे कि केचुआ और जोंक। उसके बाद है संधिपात जंतु फाइलम एंथ्रोपोडा, इसके केकड़ा और झींगा, झींगा मछली, टिड्डी, तितली, मकड़ा, मकड़ी, बिच्छू आदि। इसके बाद है मोलस्का फाइलम मोलस्का, ये है घोंघा। शल्य चरमजीव फाइलम एक इक्नोडर्मेटा यानी कि स्टारफिश, समुद्री लिली। और 11वें स्थान पे है कॉर्डेटा यानी रीढ़धारी जीव, जैसे कि मनुष्य जिन 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 जीवों में रीढ़ पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव तंत्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम, जैसे कि कवक और बैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव है जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं अजैविक संगठक। ये दूसरा कारक है जो हमारा इसका, पहले हमने जैविक में पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं अजैविक। जीव मंडल के अजैविक संगठकों के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण के संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। स्थल मंडलीय संगठक लिथोस्फियरिक कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। चट्टानें तथा खनिज रॉक्स एंड मिनरल्स, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। धरातलीय स्वरूप सरफेस लैंडफॉर्म्स। अंतर्जात बल कौन कौन से होते हैं? ज्वालामुखी और भूकंप। और बहिर्जात बल, इनका कार्य क्षेत्र भू सतह है। ये बल भू सतह को काट छाट कर समतलीकरण करते हैं। जल, पवन, हिम, कौन कौन से इनका कार्य क्षेत्र भू सतह है? ये बल भू सतह को काट छाट कर समतलीकरण करते हैं। और कौन कौन से हैं? जल, पवन और हिम, हिम यानी बर्फ। वायुमंडलीय पर्यावरण एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0 से लेकर 5% तक, जिसका संकेंद्रण सतही जलाशय, महासागरों और मृदा जल से होता है। तो वायुमंडलीय पर्यावरण में हमने देखा कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी पाई जा रही है? 0 से लेके 5% तक, जिसका संकेंद्रण कहाँ होता है जलवाष्प की मात्रा का? सतही जलाशयों में, महासागरों में या मृदा जल से होता है। अगला पॉइंट है जल मंडलीय पर्यावरण यानी कि हाइड्रोस्फीयरिक इन्वायरमेंट। सतही जल सरफेस वाटर, पृथ्वी पर धरातलीय जल को सतही जल कहते हैं, जो नदी, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। भूजल ग्राउंड वाटर, धरातलीय जल अंतःस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन तथा अंतःस्रावण, परकोलेशन द्वारा प्रवाह के दौरान भूमिगत होकर जल भूतों में संचित होता है, जिसे भूजल कहते हैं। कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन यानी धरातलीय जल जो होता है वह अंतःस्रावण और परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन की क्रिया के द्वारा भूमिगत हो जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है, उसे भूजल कहते हैं। धरातलीय जल ओशनिक वाटर, प्रकृति महासागरीय जल ओशनिक वाटर, प्रकृति में उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 97.39% भाग महासागरों में स्थित है, जिसका कुल आयतन 13,48,666 किलोमीटर है। तो महासागरीय जल यानी ओशनिक वाटर, जो प्रकृति में भूजल की कुल मात्रा का 97.39% भाग महासागरों में स्थित है। ठीक है, कितना है? 97.39, किसका? प्रकृति में उपलब्ध जल की कुल मात्रा का। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा संगठक यानी कि एनर्जी कंपोनेंट्स। जीवमंडलीय बृहद पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य तप महत्वपूर्ण ऊर्जा संगठक है, जिसकी सहायता से संपूर्ण आहार श्रृंखला पूर्ण होती है। स्वपोषी हरे पौधे सूर्य तप की सहायता से हरित लवकों की उपस्थिति से अपनी आहार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो एनर्जी कंपोनेंट्स में जो बात सामने आई है वो ये है कि जीवमंडल बृहद पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य तप
महत्वपूर्ण ऊर्जा संघटक है। क्या है ये? ऊर्जा संघटक में सबसे पहले लिया गया है सूर्य के तप को, यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, जिसकी सहायता से क्या होता है कि संपूर्ण आहार श्रृंखला पूर्ण होती है। सही बात है कि सूर्य के ताप से पौधे भी अपना भोजन बना लेते हैं, कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु भी ले लेते हैं और उन्हीं पौधों की सहायता से और अन्य पौधे, जीव, छोटे-मोटे जीव अपना भोजन आहार ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हुई वो है सूर्य तप, ठीक है? जिसकी सहायता से संपूर्ण आहार श्रृंखला पूर्ण होती है। स्वपोषी हरे पौधे सूर्य तप की सहायता से हरित लवकों की उपस्थिति से अपनी आहार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जो स्वपोषी होते हैं, यानी कि स्वयं का भोजन बनाने वाले पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से हरित लवकों द्वारा आहार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करें, टेस्ट की अच्छी तैयारी करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।